मैं आप सभी का श्री सिद्धार्थ जायसवाल जी से आप सभी से सिद्धार्थ जायसवाल जी का परिचय करवा देता हूं मैं। आप जो है आईआईएम अहमदाबाद के एलुमनी हैं और काफी लंबे समय से बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, आप उसमें जो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है उसके आप सीईओ हैं। और एक विशेष बात यह है कि आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट होने के बाद भी आपका जो पैशन है वो एग्रीकल्चर और स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, एग्रीप्रेन्योरशिप कंट्री में डेवलप करना, वो आपका पैशन रहा है। और बहुत लंबे समय से एक विशेष डोमेन जो है जिसको हम लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के रूप में हम जानते हैं, तो नेचुरल फार्मिंग के आप एक्सपर्ट हैं कंट्री के। और पूरे देश में जो है आपका काफी टूर रहता है जिसमें मतलब एक नॉर्मल फार्मर से लेके और बड़े बड़े एग्रीप्रेन्योर्स तक और सरकारों तक को डिपार्टमेंट्स का कंसल्टेंसी देते हैं, उनको गाइड करते हैं आप। अभी रिसेंटली आप जो है जर्मनी के साथ मिलके, जर्मनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी आजकल जो फूड ग्रेन में, फूड प्रोडक्ट्स में, उसको नेचुरल फार्मिंग का इस्तेमाल करके किस प्रकार हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और ये सेशन में जो है सिद्धार्थ सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। और हम लोग रहेंगे इस सेशन में लगभग कम से कम 1 डेढ़ घंटे का सेशन रहने वाला है, 1 घंटा रहने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए ये जो सेशन है, इट इज़ द बिगिनिंग, एक सीरीज ऑफ सेशन जो है सिद्धार्थ सर के थ्रू हमको डिफरेंट टॉपिक्स पे सुनने सीखने समझने के लिए मिलेगा। उसमें नेचुरल फार्मिंग तो है ही, साथ साथ एग्रीप्रेन्योरशिप का भी जो आपका एक्सपर्टीज है पूरे कंट्री में डेवलप करने का, उससे भी हम लोग जो है आने वाले समय में बेनिफिशियल होंगे। तो सर, नाउ ओवर टू यू। धन्यवाद सौरभ जी। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को नमस्कार। सौरभ जी ने मेरा इंट्रोडक्शन तो खैर दे ही दिया है। मैं यहाँ पे रांची झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इट्स अ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट। ये 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका बेसिक पर्पस है कि एग्री एंड स्टार्टअप्स, मतलब एग्री एंड अलाइड सर्विसेज में जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना। वर्ल्ड बैंक से फंड मिला था आईसीआर को, उसके बाद भारत में 10 जगह सेटअप किया गया था। तो वन ऑफ द प्लेस इज दिस बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट रांची झारखंड। तो यहाँ पे हम लोग पिछले कई वर्षों से बहुत तरह के एग्री स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एमएससी किया है इन एग्रो केमिकल्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट। प्लस हम लोग का फैमिली बिजनेस रहा है पेस्ट कंट्रोल का पटना में 1960 से। तो फादर के साथ भी काफी साल, काफी वर्षों तक हम लोग ने काम किया है। तो वो तो एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल नहीं था, अर्बन एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल था। कॉकरोचेस है, चूहे हैं, दीमक है, हाउस फ्लाइज है। अर्बन लैंडस्केप में किस तरह से पेस्ट कंट्रोल करते हैं वो काम करेंगे। और मेरी पढ़ाई भी, एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में हुई, इन एग्रो केमिकल्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन एमएससी करने के दौरान मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो, उससे हमारी सेहत पर, हमारे इन्वायरमेंट पे, सब जगह काफी प्रतिकूल असर पड़ रहा है और काफी अच्छे नहीं है किसी भी हालत में। तो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो मैंने एमएससी कंप्लीट किया था 2002 में। तो उस वक्त पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में या फिर नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, लोगों को स्कोप भी नहीं था। हम लोग ने बहुत काम किया, रिसर्च किया, बहुत वर्क किया। धीरे धीरे करके धीरे धीरे समझ में आने लगा। अब इनका जो नेचुरल फार्मिंग जो सिस्टम है, अभी आजकल आप लोग सब जगह सुन रहे होंगे, प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है। अब इसमें और जो नॉर्मल जो नॉर्मल नेचुरल फार्मिंग और नॉर्मल ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें अंतर होता है। मैं कुछ स्तर पे बेसिक्स जो फंडामेंटल्स होता है उसको पहले हम लोग क्लियर कर लें। अच्छा, ये सौरभ जी एक बार जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी इंट्रोडक्शन होगा क्या, या उनका क्या बैकग्राउंड है, या कौन लोग हैं, या जी, शुड आई कंटिन्यू विद दिस? आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो हम लोग कर भी सकते हैं, आप जैसा अलाउ करें। हाँ नहीं ठीक है। एक बार कौन ऑडियंस में है, कौन कौन लोग, एक बार जस्ट अपना नाम और क्या मतलब अभी कर रहे हैं और
बस आप किस जगह से हैं वो बता दे तो पता ठीक है। रहता है, क्योंकि अगर फार्मर्स हैं उनसे बात करना अलग तरीके से, बच्चे हैं तो उनसे अलग तरीके से, एडुकेटेड पर्सनल है उनका अलग तरीके से समझाने के, तो सबका जो टारगेट ऑडियंस होता है उसको अलग अलग तरीके से थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो एक बार पता चल जाए कौन कौन लोग हैं तो एक थोड़ा उस ठीक हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। है। आप सभी अपने को अनम्यूट करके और अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अपना नाम, आप किस जगह से हैं और क्या करते हैं, वो थोड़ा ब्रीफ करेंगे सर को, है ना? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, अभी मैंने अलाउ किया है। यस सर, नमस्ते। दिवाकर रंजन बोल रहे हैं सर, पटना से। अभी हेलो सर, जी आई एम जी। ऑडिबल? हाँ हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो मैं यहाँ सर एक सौरभ सर जानते हैं, यहाँ पर मैं आईसीसी बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। और मैं मतलब कि तकरीबन मतलब 8 ईयर हो गए हमारे। और मैंने एक एग्रीकल्चर की तरफ मतलब मेरा रुझान रहा, मैं फार्मर फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ। तो हमने एक कंपनी भी जो फॉर्म किए हैं। और उसमें मतलब जो सर के मार्गदर्शन में जो सॉइल टेस्टिंग से स्टार्टिंग वगैरह किए हैं, तो सर जिस तरह से मतलब मार्गदर्शन दे रहे हैं उस तरह से अपना हमने स्टार्टअप कर दिए हैं ऑलरेडी। और आप अपना इसमें वीडियो मतलब भी ऑन रख सकते हैं ताकि एक बार वीडियो भी ऑन रख कि सकते हैं ताकि एक बार पता चले कौन लोग हैं। हाँ अच्छा, मैं घर पे हूँ, तो मतलब हाँ हाँ, कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी। जस्ट अच्छा हाँ, ठीक ठीक यस ठीक, सर। चलिए तो बढ़िया। घर तो अब ये पटना में ही है। जी जी, नहीं है सर। से अ, अभी जो विलेज पे सर ने हमने काम करना चालू कर दिए, तो हमने स्टार्ट वगैरह तो कर दिए हैं। अब 1 बाय 1 करके हम वो सारे चीज, अभी जैसे मैंने सर के से डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला कल जो है ना हम लोग भी पे बात कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल मतलब की रहे, जैसे इनक्यूबेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे जैसे सॉइल टेस्टिंग लैब में कैसे किया जाता है ये सारे चीज, वहां से सीख के और वहां पर इम्प्लीमेंट करना है सारे चीज। तो ये सब है सर, चलिए अभी स्टार्टिंग फेज है। 1 ईयर हुआ। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक ठीक ओके सर। ठीक ठीक ठीक, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट आप कोई भी शेयर करें। या तो सौरभ जी ऐसा करें, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है, आप एक एक का नाम बोलते जाइए, वो ओके, अपने आप देविंदर जी। unmute करके देविंदर जी बोलते जाएंगे। अपना देविंदर जी अपना परिचय दीजिए, अपना नाम, कहाँ से हैं और अभी क्या करते हैं आप। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम देविंदर सिंह है और मैं जयपुर के पास एक जगह है शाहपुरा, राजस्थान में, वहाँ से हूँ मैं। और मैं एक अपने फार्म हाउस में ऑर्गेनिक शुरू किया था हमने 4-5 साल पहले। मैं मेरी और हम तो शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं लेकिन कर रहे हैं धीरे धीरे। अब देखते हैं आपके मार्गदर्शन में कुछ हो पाता है। गोपेश जी, आप। गोपेश जी। नमस्कार, मैं गोपेश मिश्रा महाराजगढ़ से। और सिद्धर सर तो मुझे पहले से ही जानते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कृषि से जुड़े हुए हैं और काफी दिन हो गया इस पे काम कर रहे हैं। आपकी मैं टीचर हूँ, मैं पेशे से टीचर हूँ और जी जी अमृत कृषि से जुड़ा हुआ हूँ। जी सिद्धार्थ जी सर तो जानते हैं मुझे पहले से। जी जी बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। राजेश जी, राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी। हेलो सर। जी जी गुड इवनिंग सर। जी जी इंक्यूबेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया है और मैंने बीटेक किया है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से। अभी मैं वर्तमान में मैनेजर हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक में। हेलो। जी जी जी, चलिए आवाज आ चलिए, रही है। बहुत जी बढ़िया जी बढ़िया जी। बढ़िया बढ़िया। जी गोपेश सर, मिश्रा और जी। मैं आप कहाँ एग्रीकल्चर पोस्टेड हैं? आप सर कहाँ सागर, पोस्टेड हैं? भोपाल। भोपाल। अच्छा, भोपाल से है, भोपाल से, अच्छा ठीक ठीक ठीक, और चलिए सर मैं बढ़िया बढ़िया। एग्रीकल्चर में कुछ एग्रीप्रेन्योर का भी सोच रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करूँ। और मेरे नज़र में मतलब सर ने जैसा बताया था कि मतलब एसएचजी जो होते हैं उनकी महिलाएं, उनको भी रोजगार देना है। तो सर वो महिलाएं तो हैं लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट नहीं कि हम उनसे क्या कराएं। ठीक ठीक ठीक।
बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति त्रिवेदी जी, स्मृति त्रिवेदी जी। यस सर, आई एम स्मृति त्रिवेदी। सर मैं बिहार से हूँ लेकिन मुंबई में रह रही हूँ एंड मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रही थी कॉलेज में, बट अभी मैंने छोड़ा है बिकॉज आई एम परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी ऑन एग्रो टूरिज्म सर। ओके, एग्रो टूरिज्म, चलिए बढ़िया बढ़िया। भानु मिश्रा जी, भानु मिश्रा जी। हाँ, सभी को नमस्कार। जी 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 जी, भानु जी सभी आवाज को आ रही है नमस्ते। आपकी। मैं भानु मिश्रा। ये यूपी और नेपाल बॉर्डर पे एक जिला है बहराइच, वहां से मैं बोल रहा हूँ। मैं परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। अभी तो मेरा कृषि क्षेत्र में कोई बहुत अनुभव नहीं रहा, फिर भी मैं अब उस क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी। Hello. जी जी Uh, नमस्कार जी। I am from Punjab, Patiala district. I am agriculture technocrates working with the Atma scheme. सुरेंद्र जी भी काफी समय से कृषि गुरुकुलम से जुड़े रहे हैं और अभी जो मैं बुक विलेजिंग सीईओ एक जो बुक अभी पब्लिश किया है उसके पीछे अगर मैं बोलूं तो जो मेजर पुश रहा है जल्दी से जल्दी पब्लिश करने का वो सुरेंद्र जी का रहा है और मैं उसके लिए उनका थैंकफुल हूँ। कल सुरेंद्र जी हम लोग बात करेंगे इस बारे में। Thank you, sir. ब्रजेश शर्मा जी, ब्रजेश जी। सर नमस्कार, मैं ब्रजेश शर्मा महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मैं एक बैंकर हूँ, एचडीएफसी बैंक में हूँ मैं, और ना ही मेरा कृषि क्षेत्र का कोई अनुभव रहा है, ना ही मेरे घर में इस तरह का कोई खेती का काम होता है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं सौरभ जी का एक प्रोग्राम था विलेजिंग सीईओ करके, वो कोविड के दौरान मैंने ज्वाइन किया था और तब से उस ग्रुप में मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे दिल में एक इच्छा है कि नहीं कुछ ना कुछ ये प्राइवेट जॉब छोड़कर ना कुछ ऐसे एग्रीकल्चर में या वैसा कुछ काम किया जाए। तो सर का क्योंकि आज संडे था, छुट्टी था, और इस तरह का एक होम काइंड ऑफ थिंग कि आप घर किचन से गार्डनिंग कर सकते हैं कुछ, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। निरंजन जी, निरंजन जी। नमस्कार जी। मैं निरंजन बैंगलोर से हूँ। सुरेंद्र जी का मैंने सीईओ का जो प्रोग्राम बनाते हैं करते हैं उनका अटेंड किया था। मेरा एक्सपर्टीज है डेयरी फार्म इंडस्ट्री में। कुछ कारणवश ये कोरोना अपना डेयरी बनाना पड़ा। अभी एक नया डेयरी शुरू करने जा रहा हूँ महाराष्ट्र। तो मैं बेसिकली डेयरी फार्मर और डेयरी एंटरप्रेन्योर हूँ। अभी किचन गार्डन के बारे में रुचि है पहले, जैसा हम किचन गार्डन करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब अपने घर के लिए जो चाहिए वो करते हैं। मगर ये कुछ अच्छा लगा कि कुछ उसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं करके, तो इसलिए ये ज्वाइन किया। थैंक यू। लाभा जी, लाभा डेका। अच्छा, एक चीज खाली ये निरंजन जी को जस्ट एक, आपकी जो डेयरी है वो देसी गोवंश की है या एचएफ जर्सी का आपने किया था, या अभी जो प्रोग्राम बना रहे हैं? मैंने जो पहले किया था वो तो जर्सी का था। अभी जो कर रहे हैं वो देसी गोवंश का है और भैंसों का है, भैंस और देशी गोवंश। बिकॉज महाराष्ट्र में भैंस का दूध बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इस वजह से हम भैंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मगर देसी 50-50 रहेगा, देसी गांव और भैंस। लाभा जी, लाभा डेका जी। नमस्ते सर, मैं असम से हूँ। मैं बेसिक हूँ। आप आसाम में कहाँ से हैं? असम का दरंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दरंग, अच्छा, ये दरंग डिस्ट्रिक्ट। ये जोरहाट से कितना दूर है? ये जोरहाट से कितना दूर है? जोरहाट से लगभग 400 किलोमीटर होगा। ओके ओके, मेरा जोरहाट लास्ट मंथ जाना हुआ था। ओके, मैं इस बार जाऊंगा तो गुवाहाटी होके ही जाऊंगा। इनफैक्ट जोरहाट में भी, वहाँ भी हम लोग ने कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग सब शुरू किया है। तो नेक्स्ट टाइम कभी विजिट होगा तो मैं सौरभ
तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर समय हो पाएगा तो आप आएंगे जोरहाट में, देखेंगे बहुत अच्छे स्तर पे। कुछ फोटोग्राफ्स भी होगा, हम सौरभ जी को भेजेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आसाम में भी हम लोग ने काम शुरू किया है, काफी अच्छा लगेगा आप। नीरज जी, नीरज जी। Good evening. जी, I am from Rajasthan and I am exploring possibilities in the field of agriculture. Basically, I am a lecturer by profession and I am trying to explore ideas. Saurabh sir is a very experienced and seasoned person. I learned to them for some reasons. I have visited the Delhi Expo, I think, and there sir was there. So I could get to see him, if not in detailed discussion. So I'll look for his guidance and support in the near future. Thank you very much, sir. ओके। संजय जी, CBBO, संजय जी। गुड इवनिंग सर। जी, हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आ रही है, आ रही है। सर मेरा नाम संजय सोनी है और मैं हूँ CBBO, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और हम क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर एक कंपनी बना के हम लोग एक गठन कर रहे हैं और उसमें हम क्या है, हर फार्मर को एक बिजनेस करना सिखा रहे हैं। और हमारी जो इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है SFSC है, हमारी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है ना, तो उसके अंतर्गत हम लोग ये वर्किंग करवा रहे हैं सर। और आप लोग का मार्गदर्शन चाहिए सर हम लोग के, हम आगे नए हम यूनिक हम कर सके फार्मर को लेके सर। ओके, थैंक यू संजय जी। नाजनीन जी, नाजनीन तबस्सुम जी। हाँ मैं सर एक चीज बोला, हाँ नाजनीन तबस्सुम जी जो है एक फार्मर एक FPO का CEO मैडम है ये। ओके, एग्जीक्यूटिव आपके साथी हैं? हाँ जी सर, मेरे साथ सर। सुभद्रा जी, सुभद्रा जी। वाइटेस्ट टोपो। जी नमस्कार। जी हाँ सुभद्रा जी, जी प्लीज बोलिए। हाँ जी, मैं ओडिशा से मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं ओडिशा से बोल रही हूँ। जी जी आपकी आवाज आ रही है, जी प्लीज। हाँ जी, मैं एक्चुअली मेरा कहना मतलब ये है कि मेरे को मतलब ये जो कृषि के ऊपर जितना होता है सब, ये सब जानने के लिए ये ज्वाइन किए। ओके, अभी आप क्या करती हैं सुभद्रा जी? हाँ जी, मैं उड़ीसा में हूँ और हमारे तो यहाँ सिर्फ उड़िया ही है, इसलिए थोड़ा हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश, उड़िया। मैं आप करती क्या है सुभद्रा जी? हाँ जी, मैं जॉब कर रहा हूँ जी। ओके ओके, थैंक यू। वाइटेस्ट टोपो जी, वाइटेस्ट टोपो। मैं वाइटेस्ट टोपो फ्रॉम दिल्ली। मैं वैसे तो अभी प्लान था कि गांव में मेरी जमीनें हैं, वहां जाके करने के लिए, तो पहले कुछ मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता तो मैं उधर चला जाता। वैसे किचन गार्डन भी करते हैं ऊपर, हाँ यहाँ पर किचन गार्डन भी करते हैं। बाकी तो वही है कि कुछ इंफॉर्मेशन मतलब कि कुछ आइडिया बिल्कुल नहीं था हमारा, कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है। ओके जी, संजय जी। थैंक यू वाइटेस्ट जी। संजय कुमार जी। जी संजय जी। आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज, संजय जी बोलिए। यस प्लीज बोलिए। हेलो। जी 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 संजय जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है संजय जी। ओके, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभिनव जी, अभिनव जी। अनुभव दुबे जी। जी सर नमस्कार सर। जी सर मैं SFSC से जुड़ करके यहाँ पे 7 कर SFSC से जुड़ करके हम करते हैं। हमारा
और पिछले 20 फील्ड में रहा हूँ, और पिछले हमें लगता है कि अगर मैं रहा हूँ तो लगभग 1 साल से मैं आपके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और आपके सभी मैसेज को और आपकी सभी जानकारियों को मैं बहुत करीब से देखता हूँ, और मुझे इंतजार रहता है आपका कोई भी मैं वर्कशॉप छोड़ता नहीं हूँ। अभी बीच में सेशन वेशन चल रहे थे कई ठो, तो उसमें कुछ काम की व्यस्तता के कारण छूट गया था, सेशन नहीं हम कंप्लीट कर पाए थे। और हम कोर्स भी करना चाहेंगे सर, जो आपका सीईओ विलेज इंक वाला है उसको हम करना भी चाहेंगे, हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। हम लोग बेसिकली मिर्जा और प्रयागराज में नाबार्ड के साथ और एसएफएसी के साथ 8 एफपीओ पर काम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास अनाज की हम ट्रेडिंग भी करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी कर रहे हैं हम लोग। किचन गार्डनिंग का नाबार्ड से एक प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला था, तो हम लोगों ने काम भी किया था, जिसमें पोषण वाटिका का नाम दे करके हम लोग गवर्नमेंट की जो प्राइमरी स्कूलें हैं और मिडिल स्कूलें हैं, बच्चों को अवेयर करते थे। तो विद्यालय का जो प्रांगण था, उस प्रांगण में छोटा छोटा क्यारी बना करके हम लोग पोषण वाटिका का बोर्ड लगा करके और ऑर्गेनिक पूरा वर्मी कंपोस्ट खाद से हम लोग बच्चों को भी सिखाया और काम किए। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट था। इस समय हम लोग जो प्लानिंग चल रही है सर, वो जो अन्ना पशु हैं, जो लावारिस पशु हैं, किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे पशुओं को गवर्नमेंट एक गौशाला बनवा करके और वहां पर उनको रखा हुआ है, जहां पे उनकी बड़ी दुर्दशा है। वहां से हम लोग कुछ देसी नस्ल की गायों को लाएंगे, और हमारा जो कर्मयोगी किसान प्रोड्यूसर कंपनी है, वो एक कर्मयोगी किसान आश्रम बनाने जा रही है, इस समय चल रहा है। वहां पे हम लोग शुरुआत में 20 गाय देसी लाएंगे। वो जो लावारिस निराश्रित पशु आश्रय केंद्र है, वहां से मैं 20 देसी गाय को लाएंगे, और उससे सिर्फ गोबर और गोमूत्र से हम एक गाय को कैसे पाल सकते हैं, यह डिमॉन्स्ट्रेशन मैं अपने जी किसानों को अनुभव जी, दिखाऊंगा। जी अनुभव जी, थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे, कई लोग हैं, बस फिर सर, मेन बस सेशन इतना में ना। हाँ, इतना ही फिर सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रकाश गुगे जी, प्रकाश जी, हम लोग ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हम लोग कहाँ से हैं और अभी क्या काम कर रहे हैं। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग सर। जी जी जी, थैंक यू सर। मुझे मैं प्रकाश घुगे, मंगरूळपीर, महाराष्ट्र, वाशिम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ, और इसके साथ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, विपणित किसान ग्रो कंपनी है बेंगलोर की, उसका भी 2 साल से काम कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट्स है सर, वो बेचने का काम करता हूँ, और जो कस्टमर है, जो फार्मर है, उनको हम समझाते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने से हमारा जो मिट्टी का गुणवत्ता कैसे बढ़ेंगे, और हमारा जो खर्चा हो रहा है ज्यादा और इनकम जो कम हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोगों को समझाते हैं, और अच्छी तरह से थोड़ा सा काम चल रहा है। मगर हमें आपकी जो लिंक मिली है, उसके पहली बार 1-2 बार मैं लिंक को ज्वाइन करके आपका ट्रेनिंग भी सुना हूँ सर। मगर हमें इससे क्या है सर, हम कंपनी का काम कर रहे हैं दूसरे, तो हमें खुद के बारे में कुछ करने के लिए सोचना है सर। खुद का कुछ बिजनेस करके लोगों को कैसी मदद कर सकेंगे, हम फार्मर को मदद कैसी हो जाएंगे, कैसा प्रोडक्ट तैयार करना, क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने की सर तैयारी चल रही है हमारी। और जो गोबर हमारा खेत का जो डाल, बहुत से फार्मर है सर इधर हमारे महाराष्ट्र में, उनको डेडिकेशन से मालूम नहीं है क्या करना है, खेती को कैसा उपजाऊ बनाना है, ये मालूम नहीं है। खाली काम करने का है, करते हैं, खाद लाते हैं, डालते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होता है। और पानी और थोड़ा टेक्निकल खेती के बारे में लोगों को ध्यान देना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज अगर हमें मिल गया सर तो और अच्छा रहेगा सर। जी जी, और थैंक के जी बारे में प्रकाश थोड़ा जी, सा। जी धन्यवाद प्रकाश जी। रविंदर पाल जी, रविंदर पाल जी, रविंदर जी, मनोज
मनोज जी, मनोज पार्स इंडिया। ओके, नाजनीन, मुकेश लाहौटी जी। अच्छा, मुकेश जी आईफोन। यस सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। यस सर। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, कहाँ से है और अभी क्या आपका कारोबार है सिद्धार्थ सर को। जी। हाँ सर। सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, बहुत पिछड़ा जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं स्पाइसेस में काम कर रहा हूँ, हम लोग स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। और गत 3-4 साल हो गए हम लोग छोटा छोटा करके अब अच्छे लेवल का काम शुरू कर दिया है। और हमारा पे इससे रिलेटेड काम काज है कि हम लोग धीरे धीरे किसानों से खेती करवाए, जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है अनाज की, जैसे कि मिर्ची की रिक्वायरमेंट है, किसानों से मिर्ची करवाएंगे, सरसों करवाएंगे। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन फार्मिंग भी करवाने की शुरुआत थोड़ी बहुत कर दी है। और प्रॉपर मैं जहाँ रहता हूँ वो एकदम पिछड़ा जिला है, और वहाँ अभी भी छोटे छोटे काश्तकार है, लेकिन हमारे यहाँ का जो अनाज वगैरह पैदा होता है वो अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा होता है। तो इसलिए हम लोग उस बारे में काम कर रहे हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और हमारी फैक्ट्री भी अच्छे रन कर रही है, और मजा आ रहा है काम करने को कुल मिला के। धन्यवाद धन्यवाद मुकेश जी। नरेश पालीवाल जी। नरेश पालीवाल जी। जी सर नमस्ते। जी जी सर नमस्ते। मैं उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक, जो आदिवासी क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ, और अभी मैं एग्री इनपुट का कोर्स कर रहा हूँ। साथ ही मैं एक CBBO के माध्यम से एक FPO बनाया है अभी हमने गोगुंदा में, अभी वो उसका पंजीयन चालू है। हमारा लक्ष्य ये है कि यहाँ छोटे जमीन है, यहाँ के किसानों को लगभग हमारे ब्लॉक में लगभग 70% लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं रोजगार के लिए। मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे यहाँ के लोगों को यहीं की पहाड़ी खेती करके, यहाँ की जैसे जो वाइट मूसली बहुत उपयोगी है, सोयाबीन अच्छे होते हैं, तो किसानों को प्रेरित करके आगे बढ़ाने का काम करूंगा। धन्यवाद नरेश जी। लव गौतम जी। लव गौतम जी। सर जी नमस्ते। जी सर मैं लव गौतम छत्तीसगढ़ से हूँ सर, और आपके विभिन्न कोर्स को ज्वाइन किया हूँ, और हर बार मुझे नए नए कोर्स ज्वाइन करने की जिज्ञासा ही रहती है। और कार्य रूप देने के लिए सर मैं ग्रामीण क्षेत्र में बराबर रूप फिर भी कोशिश, और वहाँ सर समिति किसानों को जोड़ करके जो आप बताए थे, समूह के माध्यम से खेती करवाना है और कम खर्च में खेती करवाना है। तो ये आपका जो मार्गदर्शन है सर, कम खर्च में खेती करवाने का, ये मेरे को बहुत पसंद आया, और उसी पर अब काम कर रहा हूँ सर जी। धन्यवाद लव जी। दादा तो जी रामलाल जी। सर जी। रामलाल गुर्जर जी। सिद्धार्थ सर, हम लोग अब मेन सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं जी। कि आज पहला क्लास बीच में जुड़ते भी रहेंगे, नए लोग भी आते रहेंगे, लेकिन एक जस्ट एक ब्रीफ बेसिक आइडिया मिल जाता है कि कौन पार्टिसिपेंट्स है। उसी हिसाब से फिर क्या समझाना, कैसे समझाना, हम लोग बात में कुछ इंटरेस्ट है एक्चुअली स्पेसिफिक किचन गार्डनिंग के लिए है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो इसलिए भी आज इस सेशन। तो देखिए नॉर्मली अगर हम लोग चाहे किचन गार्डनिंग की बात करें या नॉर्मल खेती की बात करें, ग्रो करना है हम लोग को, प्लांट्स वेजिटेबल्स हम लोग को ग्रो करना है, तो नॉर्मली कुछ कुछ चीजें बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं जो चाहे खेती में हो चाहे किचन गार्डनिंग में हो। बेसिक्स फंडामेंटल्स हम लोग सबको मैं शुरू, क्योंकि बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दो क्लास में तो सब सॉर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है हम लोग वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले स्क्रीन ही शेयर करता हूँ, एक मिनट।
स्क्रीन जी सबको विजिबल हो रहा है क्या? हाँ जी शेयर्ड हो गई है आपकी स्क्रीन। जी ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे कि अब देखिए अभी आजकल क्या है ना कि अभी जो खेती है, खेती 3 स्तर पे हो रही है, 3 लेवल फार्मिंग हो रही है। पहला हो गया नेशनल जो केमिकल यूरिया, डीएपी है या केमिकल पेस्ट है, वो जो यूरिया, डीएपी, पोटैश, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे केमिकल फॉर्म में अवेलेबल है, पेस्टिसाइड्स भी, फर्टिलाइजर्स भी। तो वो अभी एक जो पहला स्तर है वो है केमिकल फार्मिंग का, जो कन्वेंशनल फार्मिंग अभी चला रहा है। दूसरा स्तर होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैन भी हम लोग सबको समझ में आता है कि इसमें किसी कोई रस वर्जित है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या यूज नहीं करते हैं, वो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ये कहाँ से आएंगे? ये 2 जगह से सोर्स कर सकते हैं। पहला तो ये कि अब तो बहुत सारी कंपनियों के रेगुलेटेड फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स अब काफी अवेयरनेस होगी है, बहुत सारी कंपनियां भी बनाने लगी हैं। तो आप मार्केट में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स मार्केट में मिलेंगे। तो वो एक सोर्स है जहां पे आप यूज कर सकते हैं, जहां से आप सोर्स कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के। किसान जो है वो स्वयं उनका निर्माण करे। जितने भी जैविक खाद, जैविक कीटनाशक है, स्वयं किसान जब अपने खेत में निर्माण, तो वो भी एक तरीका है कि वो विभिन्न प्रकार के खाद, जैविक कीटनाशक यूज कर सके। अब दोनों ही जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में दोनों परफेक्टली अलाउड है। मार्केट से कंपनी के फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं या फिर आप अपना खुद का जैविक खाद या जैविक कीटनाशक का निर्माण कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में दोनों ही अलाउड है। ये दूसरे स्तर की खेती हो गई। तीसरे स्तर की खेती हो गई प्राकृतिक खेती, जिसको नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ समानताएं भी है, कुछ भिन्नता भी है। समानताएं क्या है? समानता ये है कि प्राकृतिक खेती में भी बिल्कुल जैविक खेती की तरह किसी भी प्रकार का कोई भी रसायन का उपयोग वर्जित है। आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स आप नहीं यूज कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती में भी। ये तो सिमिलरिटी है, ये तो समानता है, लेकिन एक भिन्नता भी है। भिन्नता है कि जहां जैविक खेती में आप मार्केट से जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यूज करेंगे, वो भी अलाउड है, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो कंपनियों के जो प्रोडक्ट है, जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट में आप खरीदते हैं, वो अलाउड नहीं है। प्राकृतिक खेती का अर्थ होता है कि सारे के सारे जैविक कीटनाशक किसान या लाभुक जो भी है, जो प्राकृतिक खेती काम कर रहा है, उसका निर्माण वो स्वयं करेगा। स्वयं करने का अर्थ ये होता है कि ताजा वो स्वयं बनाता है। उसको बनाने के प्रोसेस में हो सकता है 3 दिन में बन के तैयार हो जाए, 3 घंटे में तैयार हो जाए, या हो सकता है 3 महीने में तैयार हो। लेकिन जो किसान फॉर्मुलेटेड पैकेज्ड फर्टिलाइजर, पैकेज पेस्टिसाइड नहीं खरीद रहा है, अगर अपने खेत में या अपने बगल वाले खेत के किसान उसे ले रहा है, तो वो प्राकृतिक खेती कहलाएगा, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कहलाएगा। तो आज के समय में अगर मेरे से पूछेगा तो प्राकृतिक खेती जो नेचुरल फार्मिंग है वो सस्टेनेबल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं है। इसके बहुत सारे कारण भी है, क्योंकि एक कारण तो ये भी है कि अगर आप रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग, अगर आप उनका कॉस्ट देखेंगे, एमआरपी देखेंगे, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का प्राइस, तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो प्राइस होता है केमिकल के मुकाबले कहीं कहीं 10 गुना ज्यादा, कहीं कहीं 20 गुना ज्यादा, कहीं कहीं 30 गुना ज्यादा भी है। बहुत ही हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। अब किसान को अगर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिया, अगर आप बोल रहे हैं किसान को कि यूरिया, डीएपी छोड़ के, रसायन को छोड़ के जैविक में जाओ, तो जैविक प्रोडक्ट आपने खरीदवाया किसान को जो 10 गुना 20 गुना ज्यादा महंगे हैं, तो आपने खरीदवा तो दिया, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, खेती की लागत तो बढ़ गई, लेकिन अगर वो मार्केट में बेचने जाएगा तो उसका कितना मूल्य मिलेगा? देखिए, एग्रीकल्चर में कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस कैसे निर्धारित होता है? अगर हम लोग लैपटॉप है, मोबाइल है, टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, इसका प्राइस निर्धारित कैसे होता है?
हम लोग एक उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर मैन्युफैक्चरर्स मार्जिन, फिर होलसेलर, रिटेलर, सबका मार्जिन जोड़ के सब तब अंतिम में जाके एक उसका एमआरपी सेट होता है कि ये लैपटॉप या ये मोबाइल या ये टेबल इस रेट में बिकेगी। ये कोई भी प्रोडक्ट में चले जाएंगे सब में होता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्राइस को निर्धारण का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डिमांड सप्लाई गैप। तो डिमांड सप्लाई गैप का अर्थ हुआ कि अगर डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कि आप कभी कभी अखबार में या टीवी में देखते होंगे कि किसान लोग मेहनत करके आलू खरीद के लेके आए, मंडी में लेके आए, लेकिन आलू का जो आलू उगाया है उसमें लेबर लगा, खाद बीज कीटनाशक लगा, जो भी लगा, उसका कॉस्ट तो भूल जाइए, खेत से मंडी तक लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा। मतलब क्योंकि इतने जगह से आलू का प्रोडक्शन आ गया कि किसान अगर वापस लेके जाए आलू को अपने ट्रैक्टर में कहीं दूसरी जगह बेचे तो भी उसका घाटा हो जाएगा। तो किसान लोग टमाटर है, आलू ये सब लेके आते हैं, मंडी में फेंक के चले जाते हैं। आपने कभी कभी देखा भी होगा, सुना भी होगा। उसका मूल कारण यही है कि एग्रीकल्चर में प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्राइस रियलाइजेशन जो होता है, प्राइस फिक्सिंग कैसे होता है, सिर्फ डिमांड सप्लाई गैप में। अगर सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप देखेंगे बरसात में धनिया का रेट एकदम भाग जाता है, सब्जी का रेट इतना भाग जाता है, क्योंकि बरसात में सब जगह पानी जमा होने लगता है, सब्जियां निकलती नहीं है, सप्लाई कम होता है, डिमांड तो उतने का उतना है, सप्लाई कम हो गया तो रेट सबका भाग गया। लेकिन वही जैसे कभी कभी ये भी होता है कि जब पूरा फुल सीजन होता है, जब आलू निकल के आ रहा है या टमाटर निकल के आ रहा है, तो उसके अंदर सारा का सारा मतलब जो इतना सप्लाई हो जाता है, इतना सप्लाई हो जाता है कि किसान को उसके ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं मिल पाता है। तो अगर हम लोग जैविक खेती में किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि भैया जैविक जाइए, जैविक से इन्वायरमेंट बेटर होगा, आपका खेत की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आपको जहर मुक्त आप अनाज का उत्पादन कर पाएंगे, तो सब बात ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हम लोग ने 10 गुना 20 गुना इतना सब बढ़ा दिया, लेकिन जब एमआरपी की बात होता है, किस प्राइस में उसका सामान बिकेगा, उसमें किसान के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। जब मार्केट में बेचने जाएगा तो जितना डिमांड है, जितना सप्लाई है, उस हिसाब से उसको बेचना पड़ता है। तो आपने इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा दिया लेकिन एमआरपी बढ़ाया नहीं, तो किसान हो सकता है शुरू में कुछ लोग समझा बुझा दें, कुछ लोग सरकारी स्कीम हो सब हो, तो शुरू में जैविक जाएगा, लेकिन बाद में देखेगा अरे भाई ये तो घाटे का सौदा है, तो फिर वो तो धीरे धीरे किसान जैविक छोड़ देगा, वापस फिर अपने यूरिया डीपी रसायन में चलाएगा। तो ये जैविक खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ पाया। लेकिन अगर हम लोग प्राकृतिक खेती की बात करें तो प्राकृतिक खेती एकदम सस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें सारे जैविक खाद, जैविक कीटनाशक का निर्माण किसान स्वयं अपने खेत में बनाता है। और जब बनाता है, मैं आपको बता दूं, जो अगर आप कभी रांची आएंगे या अगला 2-3 जब सेशंस होगा उसमें भी आपको डिटेल में बताएंगे कि जो जैविक खाद कीटनाशक मतलब 90% जितने भी जैविक खाद और कीटनाशक बनते हैं उसमें अपनी देहाती गाय है या बैल है उसका गोबर गौमूत्र इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे अब तो इतनी मतलब गाय भी नहीं है, बैल भी नहीं है, किसानों के पास नहीं है, तो कुछ मूल मंत्र होता है कि हम लोग की जो खेती जो कर रहे हैं, जितने भी किसान भाई कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा, उनकी दुर्गति, उनका दुर्भाग्य तभी शुरू हुआ जब उन्होंने देसी गाय, जो अपनी गाय थी, उसको अपने घर से, अपने खेत से, अपने दिल से निकाल दिया। मतलब उसको लगने लगा कि गाय तो सिर्फ दूध देने की प्राणी है, दूध नहीं दे रही है, उसको हटा दो। ये मतलब ये मैं आपको लग रहा होगा मैं बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब किसी चीज के सूक्ष्म अंदर तक जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बिना देसी गाय के खेती कभी प्रॉफिटेबल, कभी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती है। अब हाँ, आप शहर के आसपास जाएंगे तो अब देसी गाय भी नहीं मिलता, लोग जर्सी रखने लगे, लेकिन इंटीरियर्स में जाएंगे अभी भी बहुत जगह आपको देसी गाय मिल जाएगी। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे अपनी जो पुरानी जो परंपरा, जो ऋषि मुनि थे, मतलब आज हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं, पुराने जमाने में ऋषि मुनि कौन थे? साइंटिस्ट ही तो थे। अब आप सोचिए इतने सारे जीव हैं, शेर, चीता, भालू, मतलब तेज से तेज, ताकतवर, बलवान, बुद्धिमान, एक से एक तेज है, लेकिन गाय को ही माँ का दर्जा दिया। कुछ तो रीजन रहा होगा, लेकिन आज का जो साइंस है धीरे धीरे उसको वैलिडेट कर रहा है कि क्यों गाय एकदम इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, और क्यों इसके बिना आज के समय में एक खेती या अगर हम लोग पौष्टिक अनाज का उत्पादन करना चाहते हैं वो संभव ही नहीं है। मतलब बिना गाय के संभव ही नहीं है, बिना देसी गाय के गोबर गौमूत्र के संभव ही नहीं है।
तो अगर हम लोग को अपने किचन गार्डन में एक पौष्टिक अनाज का उत्पादन करना है, पौष्टिक सब्जियों का उत्पादन करना है, तो हमको कहीं ना कहीं से तो गोबर गौमूत्र को ढूंढ के लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि रोज लाना पड़ेगा, महीने में भी अगर आप अगर एक बार जाके 5 किलो गोबर 5 लीटर लेके आ गए गौमूत्र, तो महीना 2 महीना तो आपका किचन गार्डन में आराम से चल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गोबर या बहुत ज्यादा गौमूत्र की आवश्यकता है। किसी एक गौशाला को महीने में या 2 महीने एक बार जाके अगर 5 किलो गोबर या 5 लीटर गौमूत्र लाना होगा एक बार में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मेहनत की बात है। 30 दिन या 60 दिन में एक ही बार जाना होगा, लेके आना होगा, कभी भी संडे को ला सकते हैं। तो अगर तो बहुत अच्छे तरीके पौष्टिक सब्जी का उत्पादन हो सकता है। अब पौष्टिक क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी आगे के स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों ये कहते हैं ना दुनिया गोल है, घूम फिर के हम लोग वापस अपनी जो वैदिक जो परंपरा थी, जो पद्धति थी, उसमें वापस घूम के आ रहे हैं, क्योंकि आज का साइंस उसको वैलिडेट कर रहा है। वो बोल रहा है नहीं, बिना इसके संभव ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग सब लोग भोजन करते हैं, भाई भोजन क्यों करते हैं हम लोग सभी को पता है। भोजन से हमारी 2 जरूरतों की पूर्ति होती है। पहला तो कार्य करने की शक्ति, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि हम लोग विभिन्न कार्य अलग वर्क को कर सके। दूसरा, हम लोग को पौष्टिक तत्व न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन है, विटामिन, कैल्शियम है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व। ये हमारे शरीर में को बढ़ाने के काम करते हैं। अब अभी तक कोरोना तक तो बहुत नहीं था, लेकिन कोरोना समझ में आ गया कि भाई जितना पिज्जा, बर्गर, चीज चिली, जितना हम लोग कचरा खाएं, इतना शरीर अपना गल रहा है, खराब हो रहा है, जहर खा रहे हैं। और जहां इम्यूनिटी खराब रहेगी, तो मैं चाहे करोड़पति रहूं चाहे अरबपति रहूं, अगर मेरे शरीर की इम्यूनिटी सही नहीं है तो फिर मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब कोरोना में पता नहीं आप लोग ने कभी ये नोटिस तो किया होगा, पता नहीं गौर किया नहीं किया, कि जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, इंग्लैंड, सबसे ज्यादा मौतें वही हुई जहां सबसे लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल साइंस का हो, डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल हो, सबसे ज्यादा मौतें वही हुई। सबसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा मौतें वही हुई। अगर आप भारत जैसे देश जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है उसकी बात करें, तो यहाँ पे भी जो मेट्रोज हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कैलकाटा, चेन्नई, जहाँ पे सबसे नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज्यादा है, हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो भी चीज बोली, जितना मेट्रोज में है उतना टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मौतें मेट्रोज में हुई। और अब टीयर 2 सिटी की बात करें, लखनऊ, पटना, बोकारो, धनबाद, भोपाल, वहां पे मेट्रो के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन तकलीफ थोड़ी कम हुई मेट्रो के मुकाबले। और गांव में तो हम लोग सब लोग घबरा रहे थे कि गांव में तो ना डॉक्टर है ना हॉस्पिटल है, वहां कोरोना पहुंच जाएगा तो वहां तो हाहाकार मच जाएगा, कुछ कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आप लोग सभी ने देखा, हम लोग सभी ने देखा कि गांव में सबसे कम लोगों को तकलीफ हुई। क्यों हुआ भाई ऐसा? जो मेट्रो दिल्ली में रह रहा है या बॉम्बे में रह रहा है, वो जो हवा में जो सांस ले रहा है उसमें जहर है, उसमें पोल्यूशन है। आप जो जमीन से जो पानी निकाल के पी रहे हैं उसमें भी जहर है, उसके अंदर भी पॉल्यूटेंट है। आप जो खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड वाला, पेस्टिसाइड क्या, जहर है। आप खाना खा रहे हैं जहरीला, हवा जो सांस ले रहे हैं वो जहरीली, आप पानी निकाल के पी रहे हैं जहरीला। तो आपके शरीर में ताकत आएगा कहाँ से? आपके पूरे शरीर में पूरा जहर भरा रहेगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा कैसे? तो जहां पे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर, वहां पे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफें हुई। और अगर आप गांव की बात करें तो अभी भी पानी उतना जहरीला नहीं है, खान पान उतना खराब नहीं हुआ है, हवा उतनी जहरीली नहीं है, लोगों का अभी भी स्वास्थ्य शहरों के मुकाबले बहुत अच्छा है। इसीलिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, इसलिए वहां कोरोना में सबसे कम तकलीफ हुई। तो आज के समय में किसी को पोषक तत्वों के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं। आज के समय में सभी को समझ में आ रहा है कि अगर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तभी हम लोग बच पाएंगे। और अभी तो कोरोना का खाली 1 वेरिएंट, 2 वेरिएंट, 3 वेरिएंट, अभी तो और आगे आते हैं तो क्या क्या बीमारी आएगी नहीं पता। तो आप लोग कितने बीमारियों का, कितने दवाइयों का, कितने वायरस का इंजेक्शन लेंगे? इनफैक्ट अभी कोरोना का जो इंजेक्शन है वो भी आप डॉक्टर्स लोग से बात करेंगे, बोलेंगे वैक्सीन की एफिकेसी से 6 महीने बाद आपको फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा, फिर 6 महीने बाद फिर एक बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। तो क्या जिंदगी भर क्या 6-6 महीने पे सुइयां लगाते रहेंगे क्या? वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। रहन सहन, योगाभ्यास
खाना, ऐसा ऊर्जावान खाना हो, ऐसे पौष्टिक अनाज हो कि इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग हो, ताकि सब रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो सके। तो हमारा भोजन हमें पोषक तत्व देता है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, और एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है कार्य करने के लिए। लेकिन अभी एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, वो ये प्रॉब्लम अभी इस टेबल चार्ट में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग का सभ्यता आगे बढ़ती गई, ये पिछले 100 साल का डेटा है कि गोभी में, सलाद पत्ता, लेट्यूस में, पालक में, हमारे पास तो जानकारी सभी अनाज, सारी सब्जियों, सभी की जानकारी, गोभी का, सलाद पत्ता का, पालक का। पालक के बारे में हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, भाई पालक क्यों खाना है, भाई पालक में आयरन है, मैग्नीशियम का क्या काम है, भाई हमारे शरीर में खून बनाने काम आता है। लेकिन आप देखिएगा कि 1914 का रिसर्च पेपर जब देखते हैं, उस वक्त 100 ग्राम पालक में 64 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम आयरन शो करता था। वो घटते 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 1992 तक आते आते 64 मिलीग्राम से घट के 2.7 मिलीग्राम रह गया। ये इंटरनेशनल लेवल का डेटा है। आप ऊपर में गोभी का भी देखेंगे तो 1914 में 100 ग्राम गोभी में 248 मिलीग्राम कैल्शियम होता था। 1992 तक आते आते 47 मिलीग्राम रह गया। ये डेटा हमारे पास सारी सब्जियां, सारे अनाज, सारे फ्रूट सभी का है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में कि सारा पोषक तत्व खत्म होता जा रहा है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले अगर आप 2 रोटी खा रहे थे, तो जो शरीर को जो ताकत मिल रही थी, जो पोषक तत्व मिल रहे थे, आज अगर आप 10 रोटी भी खाएंगे तो भी नहीं मिल रही है। ये कृषि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अब आप अपने मतलब ये हो रहा है नहीं हो रहा, आप अपने आप अपने घर में लोगों से बात करेंगे या कोई बूढ़े लोग होंगे, उनको पता कि आज से 10, 20 या 25 साल पहले एक जो नवयुवक या नवयुवती जितना शारीरिक परिश्रम कर पाते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके शरीर को जितनी ताकत मिलनी चाहिए, जितनी पौष्टिक जितने पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो जो लोग पर डे का जो आपका न्यूट्रिशन का जो इंटेक का जो कैपेसिटी आपको मिल ही नहीं रही है, तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होगा। जब शरीर कमजोर होगा तो आप अपने आप सोचिए कि इतना एग्रीकल्चर साइंस में रिसर्च डेवलप हो गया, इतना मेडिकल साइंस में रिसर्च डेवलप हो गया, तो बीमारियां तो घटनी चाहिए थी, बीमारियां उल्टी और बढ़ती गई। क्यों बीमारियां बढ़ती? बीमारियां इसलिए बढ़, शरीर कमजोर होता जा रहा है। और ये इंटरनेशनल लेवल का डेटा है, ये आपका भारत का डेटा है, ये पिछले 25 सालों का डेटा है। 25 साल का डेटा ये भारत सरकार की संस्था ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसी का ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। ये जितने भी अनाज, जितने भी सब्जियां, जितने भी फल फ्रूट्स हैं, जितने भी फूड हैं हमारे भारत में, उनमें कितना पोषक तत्व है, उनका निर्धारण, उनका क्लासिफिकेशन, उनका एस्टिमेशन, बहुत सारा काम NIN करता है। ये भारत सरकार की संस्था है। ये उसका डेटा है पिछले 25 साल का, कि भारत में 25 साल में, डेटा तो इनके पास भी 100 साल का है, लेकिन 25 साल से पहले जो इनका जो इवैल्यूएशन का एस्टिमेट प्रोसेस अलग होता था, पिछले 25 साल में भी प्रोसेस बदल गया। इसलिए उन्होंने ये 25 साल का ही डेटा शो किया। 2017 में डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, उसमें उन्होंने पब्लिश किया था। मतलब डाउन टू अर्थ वालों ने वो डेटा लेके, उस रिपोर्ट का डेटा लेके पब्लिश किया। अब इसमें भी देखेंगे ज्यादा है, सब पोषक तत्व खत्म हो रहे, गिर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ आप देखेंगे बढ़ भी रहे हैं। तो आप लोग तो अभी हम लोग दिल्ली में डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, ICMR के डॉक्टर, तब तो हम लोग उनके साथ भी काम कर रहे हैं। हम लोग ने उनसे पूछा भी, डॉक्टर साहब ये कुछ कुछ चीज़ों में तो बढ़ भी रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग को समझाया कि देखिए ऐसा है कि उदाहरण के तौर पे हम लोग सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं, जैसे संतरा, मौसमी है। हम लोग संतरा मौसमी क्यों खाते हैं? उसके अंदर विटामिन C है, जिससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन संतरे मौसमी में अपना जो विटामिन C घट रहा है, शुगर कंटेंट बढ़ रहा है। शुगर कंटेंट बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, फिर 10 तरह की बीमारियां प्रॉब्लम आएंगी। तो जो डिजायर्ड एलिमेंट्स है, जो चाहिए विटामिन C, वो तो घट रहा है, और जो नहीं चाहिए वो बढ़ रहा है। तो ये जो एनोमली है, ये जो खराबी हो रही है फूड में, हमारे बहुत स्तर पे खराबी हो रही है, ये हम लोग को समझ में नहीं है, आइडिया नहीं है। लेकिन जो लोग इस न्यूट्रिशन पे रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको तो पता है। हम लोग चूंकि काम कर रहे हैं, हम लोग को पता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस पे कोई सॉल्यूशन नहीं, इलाज नहीं, कोई बात भी नहीं कर रहा है। पहले बात करे तब तो इसके ऊपर आगे
काम शुरू हो, लेकिन इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो ये कृषि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो है, बट नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेकिन सॉल्यूशन से पहले एक चीज आपको और बता दें कि अगर हम लोग को अपने अनाज में, सब्जियों में पोषक तत्व चाहिए, तो सब्जी में पोषक तत्व कहाँ से आएगा? पहले तो पौधे में होना चाहिए। पौधे में कहाँ से आएगा? पहले तो मिट्टी, मृदा में होना चाहिए। अब मिट्टी में जो पोषक तत्व है, अब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? पेस्टिसाइड, जहर पे जहर डाले जा रहे हैं अपने मिट्टी में, मृदा में, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको पोषक तत्व मिले। ये कहाँ से भाई संभव है? अगर हम लोग अपने खेत में, अगर अपने मिट्टी में, धरती माँ में जहर पे जहर डालेंगे, तो वही पेस्टिसाइड रेसिड्यू के रूप में अपने अनाज में आएगा, सब्जी में आएगा, फल फ्रूट सब जगह आएगा, और वही आज हम लोग को खाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग को पौष्टिक अनाज चाहिए, तो हम लोग को धरती को अमृत देना पड़ेगा, पोषक तत्व देना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है, लेकिन आज के समय में कहते हैं कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग सबसे होशियार हैं, अब धरती माँ पे पेस्टिसाइड, जहर पे जहर डालेंगे और वो हमको पौष्टिक अन्न का उत्पादन देंगे। कहाँ से संभव है? जहर डालेगा, पेस्टिसाइड डालेगा, वही पेस्टिसाइड रेसिड्यू आएगा, वही आप खाएंगे और वही आपकी इम्यून सिस्टम खराब होगी। तो ये जो डेटा, ये जो टेबल हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी हम लोग जितना भी डेटा, जितना भी टेबल शो कर रहे हैं, प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ शो कर रहे हैं कि अगर किसी को रिसर्च करना है और जानकारी लेनी है तो इस पर देख सकता है। ये जो डेटा, ये डेटा क्या शो कर रहा है कि धीरे धीरे हम लोग का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है भारत का, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, धीरे धीरे जो आपको टेबल जो चार्ट है, ये आप देखेंगे, ये जो टेबल जो चार्ट है, धीरे धीरे ये अपना प्रोडक्शन है, धीरे धीरे भारत का बढ़ रहा है। लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन एक उसके साथ एक नुकसान भी हो रहा है। 1950 के दशक में जब सॉइल का टेस्टिंग होता था, तो सिर्फ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती थी। धीरे धीरे जब 60 का दशक हुआ, तो नाइट्रोजन के साथ साथ आयरन कमी भी। 1970 के दशक में आते आते नाइट्रोजन, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटैश भी कमी होने लगी। तो जैसे जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी बढ़ती जा रही है। अब आप सोचिए कहाँ तक जाएगा? अगर इसी तरह से हम लोग का पोषक तत्व खत्म होता रहेगा मिट्टी में, तो हम लोग को पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा? तो अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग को एक पौष्टिक अनाज, पौष्टिक सब्जी, पौष्टिक फल चाहिए, तो पहले पोषक तत्व हमने मृदा, मिट्टी को देना पड़ेगा। अगर हम लोग किचन गार्डन भी कर रहे हैं और ये बेसिक प्रिंसिपल हमको नहीं क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? आप किसी भी बाहर एक्सपर्ट से, नर्सरी वाले किसी पूछेंगे, अरे भाई आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये हाइब्रिड बीज लीजिए, ये यूरिया, डीएपी लीजिए, आप तुरंत डाल दीजिए। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल, तो भाई आप तो एक्सपर्ट है नहीं, जो सामने वाला बोलेगा आप उसको कर लेंगे। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप इतना मेहनत करके, इतना चाव से घर के, अपने घर में न्यूट्रिशन गार्डन, पोषक तत्व तो बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जहर भरा हुआ है, उसके अंदर पौष्टिक तत्व है ही नहीं। तो कम से कम अगर अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप किचन गार्डन कर रहे हैं, तो कम से कम उसके अंदर तो किसी भी हालत में हाइब्रिड बीज या यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स एक बार आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आगे उसका स्ट्रक्चर, लेआउट, डिजाइन है, वो सब संभव हो जाएगा। अब ये एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग बोल तो रहे हैं कि पौष्टिक अनाज, पौष्टिक अनाज, पौष्टिक अनाज, लेकिन इसका प्रूफ क्या है भाई? तो ये प्रूफ है, हमारे टीचर दीपक सुजदे जी थे, हम लोग उनके साथ, मैंने उनसे सीखा, काफी सीखा। इनफैक्ट वही मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने अमृत कृषि के बारे में सीखा और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझ में आया मुझे। और 2012 में उनसे पहली बार मुलाकात हुई, वो इधर रांची आए थे, बताया अमृत कृषि, नेचुरल फार्मिंग के बारे में कि किस तरीके से ये प्राकृतिक खेती हो। विश्वास ही नहीं हुआ कि इस तरह से भी संभव है। मैं इसके पहले भी बहुत सालों से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग काम कर रहा था। उस वक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में कोई अंतर होता नहीं था। और मैं बता दूं, ये जो नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती की आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है, ये जो प्राकृतिक खेती, जो हम लोग, जो टर्म है, जो कहा जा रहा है, ये नीति आयोग ने करीब 5-6 साल पहले इसको डिफाइन किया कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर क्या है। नहीं तो 6 साल पहले, 7 साल पहले हम लोग प्राकृतिक खेती अलग से कुछ नहीं जानते थे। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती सब हम लोग एक ही मानते थे, कुछ अलग नहीं था। मतलब अगर आप चाहे अपना भी बनाओ, चाहे मार्केट से खरीदो, सब बराबर था। लेकिन भारत सरकार ने, नीति आयोग ने 6-7 साल पहले इसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया कि नहीं, अगर आप स्वयं अपने खेत में या अपने घर पे
निर्माण कर रहे हैं जैविक खाद जैविक कीटनाशक का, तो पूर्णतः वो प्राकृतिक खेती कहलाएगा। और जैविक खेती में आप अपने भी बना सकते हैं, मार्केट से भी खरीद सकते हैं, तो दो अलग अलग चीजें। फिर नेचुरल फार्मिंग को अलग से डिफरेंशिएट किया है। ये महाराष्ट्र का नासिक का ये डेटा है। हम लोग के जो टीचर है दीपक सुरजेत जी, हम लोग उन्हीं लोग के साथ काम कर रहे थे। हाँ, तो ये 2012 का है। सैंपल लिया, एक सैंपल तो केमिकल फार्मिंग जो कन्वेंशनल फार्मिंग होता है उसका लिया, दूसरा हम लोग ने डेटा लिया जो कि अमृत कृषि से प्राकृतिक खेती का प्रारूप है, जिसमें राज्यों में अभी लौकी लिया, उसको हम लोग टेस्ट कराया, मतलब हमारे टीचर जी ने टेस्ट कराया सब चीज, और फिर देखा कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन टेस्ट कराया तो उसके अंदर प्रोटीन आ रहा था 1.44 ग्राम, आप देखेंगे कैल्शियम था 11.6 ग्राम, और विटामिन बी था बिलो डिटेक्शन लेवल, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में था, बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन वही जो अमृत कृषि जो प्राकृतिक खेती का जो प्रारूप है, इसके अंदर आप देखेंगे जहां रासायनिक खेती में प्रोटीन 1.44 ग्राम था, इसके अंदर जो अमृत कृषि जो प्राकृतिक खेती का जो प्रारूप है उसमें प्रोटीन 7.8, कैल्शियम जो 11.6 था, यहाँ विटामिन 3 मिलीग्राम का कॉन्सेंट्रेशन में है। ये सिर्फ नासिक का महाराष्ट्र का डेटा नहीं है, हम लोग के पास ये मध्य प्रदेश का भी डेटा है, हम लोग ने झारखंड में लिया उसका भी डेटा है। अलग अलग वायु जल में अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग इसका टेस्ट किया, देखा, सब जगह ये अंतर आ रहा है कि अगर हम लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं तो या तो पोषक तत्व कम है या तो खत्म हो गए, लेकिन वही अमृत कृषि या प्राकृतिक खेती में हम लोग काम कर रहे हैं तो पोषक तत्वों की मात्रा भी काफी अधिक है, और साथ ही साथ जो पोषक तत्व जो केमिकल फार्मिंग से खत्म हो गए आ रहे थे भी अलग है। तो नहीं, बहुत सारी सब्जियों का बहुत सारी चीजों का हम लोग ने भी यहाँ रांची झारखंड में भी टेस्ट कराया, और भी अलग मध्य प्रदेश में भी हमारे जो टीचर थे दीपक सुरजेत उन्होंने भी टेस्ट कराया, बहुत जगह टेस्ट हुआ, सब जगह ही निकल के आया कि नहीं, अगर हम लोग अमृत कृषि प्राकृतिक खेती करेंगे तो इसके अंदर पोषक तत्व जिसके लिए हम लोग अनाज सब्जी खा रहे हैं वो हमको उचित मात्रा में जो इतने सालों में वापस बढ़ने लगे हैं, और ये हमारे शरीर में ताकत देंगे और ऊर्जा देंगे। तो ये हम लोग ने बहुत सारी सब्जियों में वर्क किया, उसका टेस्ट निकला, तो ये अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ रहा है, क्योंकि इसके पहले लोग बहुत ज्यादा समझते नहीं थे, उनको लगता था कि जैविक कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू नहीं है, क्रॉप के न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, ये आज तक कोई इस पे किसी ने काम नहीं किया था। अब एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा दूं, भाई जो मिथ है, जो भ्रांति है, सब जगह बोलते हैं कि जैविक खेती में मतलब प्राकृतिक खेती में प्रोडक्शन गिर जाएगा, तो ये उनके लिए डेटा है कि भारत जब आजाद हुआ था तो 1949 में भारत ने 6 फसलों को चुना, धान था, गेहूं था, ज्वार था, बाजरा था, आलू था, चना था, ये 6 फसलों को चुन के पूरे भारत में जो सबसे बढ़िया जो किसान है, जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के किसान है, उनको अवार्ड दिया था। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं दिखाऊंगा, ये कृषि पंडित पुरस्कार जो दिया गया था, उस वक्त कितना प्रोडक्शन था और किन किन किसानों को दिया गया, क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस था, वो भी भारत सरकार की वेबसाइट में दिया हुआ है। तो जो लोग किसान होंगे वो ज्यादा अप्रिशिएट, किसान नहीं भी हैं उनको मैं बता दूं कि अगर कोई बोलता है कि प्राकृतिक खेती से प्रोडक्शन गिर जाएगा, तो ये भारत सरकार का डेटा, ये मेरा डेटा नहीं, किसी और का डेटा नहीं, भारत सरकार का डेटा है। भारत सरकार का डेटा खुद दिखा रहा है कि जब 1949, 50, 51, 52 कोई यूरिया डीएपी नहीं था, कोई हाइब्रिड सीड्स नहीं था, कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था, उस वक्त कितना हाई प्रोडक्टिविटी था। यहाँ पे आप देखेंगे आज जो पूरे भारत है अपना धान का प्रोडक्टिविटी का, वो है 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन जो बढ़िया किसान है जो अपने यूपी में, बंगाल में, बिहार में, वो 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी प्रोडक्शन लेके आ जाते हैं। 30 क्विंटल प्रति एकड़ नॉर्मली, मतलब नॉर्मली तो नहीं आता, लेकिन जो अच्छे किसान बढ़िया काम करें 30 क्विंटल तक भी लेके चले आते हैं। तो 30 क्विंटल का अर्थ होता है 3 मेट्रिक टन, तो 3 मेट्रिक टन पर एकड़ बोल रहे हैं, तो समझ जाइए मोटा मोटी 7.5 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर,
7.5 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर अगर हम लोग बात करते हैं, 10 मीट्रिक टन, यहाँ पे आप देखेंगे 12.8 मीट्रिक टन। कब का है ये? 1950-51 का। जेसी संगैया है पूर्व कर्नाटक में, धान किरुबिलिया वैरायटी थी। 12.8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। के वेलैया गाउंडर सेलम तमिलनाडु में धान का, उनका 11.6 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। अब 12.8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर का अर्थ क्या हुआ? 50 क्विंटल प्रति एकड़, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो 50 आज के समय में जो बढ़िया किसान है 30-35 क्विंटल से ज्यादा बहुत ही इक्का दुक्का नहीं आएगा। यहाँ देखिए 50 क्विंटल प्रति एकड़ बिना हाइब्रिड सीड्स, बिना यूरिया डीएपी के संभव था। हमारे यहाँ के किसानों ने प्रोडक्शन लाया। आप यहाँ आलू देखेंगे, आलू यहाँ बुलंदशहर यूपी में, आज बुलंदशहर यूपी में देखेंगे तो 30 मैक्सिमम 40, कहीं इक्का दुक्का कोई 45 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर जाएगा, नहीं के बराबर है। उस वक्त देखिए यहाँ पे 68.9 68.9 मीट्रिक टन प्रोडक्शन यहाँ पे किसान लेके आ रहे हैं। 68.2 63.7 60 से ऊपर तो बहुत सारे किसानों का नाम में लिस्ट है। तो अगर उस जमाने में बिना हाइब्रिड सीड्स के, बिना यूरिया डीएपी के संभव था, आज क्यों नहीं संभव है? आज हमारे किसान जो अमृत कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती में काम कर रहे हैं, वो इसी प्रोडक्टिविटी को वापस लेके आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आज के समय में हमारे पास इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं, अगर हम लोग प्राकृतिक खेती बढ़िया तरीके से करेंगे तो प्रोडक्शन हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। हाँ, अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके काम करेंगे, कहते हैं ना अधजल मतलब लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। और आप आधा अधूरा जानकारी लेके काम करेंगे और फिर बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये तो प्राकृतिक खेती ही खराब है, तो वो उस तरीके से तो फिर प्राकृतिक खेती में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं, मूलभूत जानकारियां क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर एक बार क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप आराम से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक और टेस्ट रिपोर्ट है, ये टेस्ट रिपोर्ट है कि ऑर्गेनिक कार्बन अभी जैसे जैसे अनुसंधान हो रहा है, जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, पहले आज से 30-40 साल पहले साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया एनपीके बढ़ेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सब बढ़िया प्रोडक्टिविटी आएगी। फिर धीरे धीरे और एलिमेंट्स आए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे अनुसंधान होता गया और रिसर्च होता गया, धीरे धीरे फिर समझ में आया कि नहीं नहीं ठीक है। अब इधर 5-10 सालों में जितना अनुसंधान लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है, सब साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को समझ में आ रहा है कि जैविक कार्बन अगर आपके खेत में बढ़ेगा, अगर आपकी मिट्टी में बढ़ेगा तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी अपने आप बढ़ने लगेगी। अब जैविक कार्बन अगर बढ़ेगा तो आपके खेत में बाकी सब पोषक तत्वों की उपलब्धता अपने आप बढ़ने लगेगी। जैविक कार्बन एक पैरामीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन गया है जैविक कार्बन। अब जैविक कार्बन जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन गया है, तो आज के समय में पूरे भारत की जितनी भी मिट्टी है, 99% से ज्यादा जितने भी खेत है, जितनी भी जमीन जहाँ खेती होती है, वहां पे जैविक कार्बन 0.5% से कम है, यानी 0.5% से कम है। 99% जमीन पे, भारत की भूमि है 99% एरिया में 0.5% से कम। और अगर 0.5 से 1% के बीच में जैसे अगर आप बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो लोग बोलेंगे हाँ अब जमीन उपजाऊ होती जा रही है। अब 0.5% से नीचे अगर होगी तो उसको बंजर मानेंगे। जितना कम होता जाएगा ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब उतनी और जमीन बंजर है। और 0.5% से जितना बढ़ेगा 0.7, 0.8, 0.9, मतलब उतनी जमीन और उपजाऊ होती जा रही है। तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट आज एक इम्पोर्टेंट मापदंड बन गया है, एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर की फर्टिलिटी निकालने में, कि हाँ भाई अगर सॉइल फर्टाइल, अगर मतलब 0.5 से ऊपर कितना ऊपर है, अपने आप पता चल जाता है कितना फर्टाइल सॉइल है। अब अगर किसी भी कृषि वैज्ञानिक से बात करेंगे या किसी भूगोल ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट से बात करेंगे, तो सबको समझ में आता है कि जो हमारी जो मिट्टी, जो सॉइल का प्रोफाइल है, सबसे ऊपर की जो मिट्टी है 3 से 4 इंच की जो मिट्टी है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। उसके नीचे सब सॉइल है, उसके नीचे और मिट्टी है। तो जो फर्टाइल सॉइल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, सिर्फ ऊपर से 3 से 4 मैक्सिमम 5 इंच की जो मिट्टी है, वही उपजाऊ मिट्टी है जिसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। उसके नीचे नीचे जो मिट्टी है उसमें कोई उर्वरा शक्ति नहीं है, मिनरल्स हैं, खनिज है,
और उसके अंदर पानी है और उसको जड़ को पानी के लिए वो नीचे जाती है, लेकिन जो भी पोषक तत्व मिलते हैं पौधों को सबको ऊपर का जो टॉप सॉइल है उसी से मिलता है। अब टॉप सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन भी देखा जाता है सब जगह। 1% से नीचे है तो बंजर है, 0.5% से ऊपर है तो उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। अब अगर आप किसी वैज्ञानिक से, ज्योग्राफी के वैज्ञानिक से, टीचर से, प्रोफेसर से या कृषि वैज्ञानिक, जमीन को उपजाऊ बनाना है, अगर 1% अगर हम लोग को ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ाना है तो पृथ्वी में 500 से 1000 साल लगते हैं। 1% अगर बढ़ाना है हम लोग को ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन लोग समझ रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो बाकी सारे एलिमेंट जितने भी पौधे की ग्रोथ के लिए चाहिए अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो अगर हम लोग को 1% बढ़ाना है तो प्रकृति में 500 से 1000 साल लग जाता है। यहाँ पे हम लोग जिस अमृत लोग अपनी मिट्टी का निर्माण स्वयं करते हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत लगता है, 4-5 महीना मेहनत लगता है, लेकिन अपनी का मिट्टी का निर्माण हम लोग स्वयं करते हैं, जिसको अमृत मिट्टी कहते हैं। हमारे सॉइल साइंटिस्ट थे इक्रिसेट हैदराबाद के डॉक्टर ओपी रूपाला, जो कि अब तो नहीं रहे, उन्होंने इसका नाम दिया मिट्टी। तो उन्हीं के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में इसको अमृत मिट्टी कहा जाता है। और ये अमृत मिट्टी का निर्माण बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। अगले की क्लासेस में हम लोग समझाएंगे किस तरीके से आप अपने किचन गार्डन में छोटे स्तर पे छत पे अमृत मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। और जो मतलब 1% बढ़ाने के लिए जो 500 से 1000 साल लगता है, हम लोग 4 से 5 महीने में जितने भी सूखे पत्ते होते हैं, पुआल है, खरपतवार, जितने भी सूखा बायोमास है, उसको इकट्ठा करके 4 से 5 महीने में हम लोग अपनी मिट्टी जो निर्माण करते हैं, ऐसी मिट्टी का निर्माण करते हैं जिसमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 3%, 4% से ऊपर होता है, सिर्फ 4 महीने में। प्रकृति में जो 1% बढ़ाने का काम 500 से 1000 साल लगता है, हम लोग 4% तक बढ़ा देते हैं सिर्फ 4 महीने में, वो भी पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से। कोई रेडिएशन, कोई केमिकल, कोई हार्मोन, कोई ट्रीटमेंट नहीं। सिंपल, जितने भी खरपतवार, जितने भी जैविक कचरा, जितना भी जैविक बायोमास है, उसको इकट्ठा करके देसी के अमृत मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है। वो भी हम लोग आगे के क्लासों में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे भी, पूरा स्टेज बाय स्टेज बताएंगे भी। तो उस मिट्टी का निर्माण अगर हम लोग अपने किचन गार्डन में कर दिए, तो अभी हम लोग ने जो दिखाया था पिछले स्लाइडों में कि इतना हाई न्यूट्रिशन का पोषक तत्व के, इतने हाई पोषक तत्वों का, टमाटर है, खीरा है, धनिया है, बैंगन, लौकी, कुछ भी लगाना है, प्रोडक्शन भी हाई रहेगा और पोषक तत्व भी हाई रहेंगे। ये हम लोग ने तो बहुत सारे टेस्ट कराए हुए हैं, हम लोग के पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसको हम लोग ने काफी जगह पब्लिश भी किया, काफी अवार्ड भी मिला ये हम लोग के रिसर्च को। ये आपको दिखाते हैं, एम्स नई दिल्ली में 2018 पे न्यूट्रिशन पे नेशनल कांग्रेस हुआ था। वहां पे हम लोग ने अपना ये पेपर प्रेजेंट किया कि किस तरह हमारे पिछले 100 सालों में सारे पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं, और किस तरह अगर हम लोग अमृत कृषि पे काम करेंगे और अपनी अमृत मिट्टी का निर्माण करेंगे तो जो पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं वो वापस आते जाएंगे। जब हम लोग ने वहां पे जब पहली बार जब अपना, तो डॉक्टर्स ने तो शुरू में मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा भाई आप लोग तो कृषि विश्वविद्यालय से कृषि वैज्ञानिक है, तो आप लोग किसी कृषि की अगर कोई कार्यशाला हो या कोई वर्कशॉप हो वहां दीजिएगा, ये तो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स लोग ही आके अपना मेडिकल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो हम लोग ने दोबारा उनसे बात किया, हम लोग ने कहा आप लोग क्या करते हुए, कैल्शियम की कमी हुई, कैल्शियम टैबलेट दे दिया, आयरन की कमी हो गई, आयरन टैबलेट दे दिया। ये बात डॉक्टर्स को भी पता है कि जो केमिकल टैबलेट के रूप में जो हम लोग जो गोली खा रहे हैं, 80 से 90% से ज्यादा तो यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है। जो 10-20% मुश्किल से, गलती से 10% से भी कम जो हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब करता है, वो भी चूंकि वो केमिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा है कि एक बीमारी ठीक करेगा 10 बीमारी और रिलीफ तो दे दिया, लेकिन उस केमिकल के कारण धीरे धीरे और बीमारियां और जगह प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। कई बार डॉक्टर को भी पता है कि केमिकल फॉर्म में अगर कोई न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो बॉडी में बायो एब्जॉर्बिलिटी एकदम मिनिमल होती है। लेकिन हमारे क्रॉप में अगर न्यूट्रिशन है, क्रॉप के अंदर, अनाज सब्जियों के अंदर ही प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम अपने आप बढ़ जाए, तो हम लोग बाहर से जो न्यूट्रास्यूटिकल जो टैबलेट्स तो खाने की आवश्यकता ही नहीं है।
हम लोग जो खा रहे हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं उसी को हम लोग लेंगे, वही हमारे लिए मोर देन इनफ है। वो जो अनाज सब्जी जो पौष्टिक अनाज सब्जियों का उत्पादन करेंगे वही हमारे लिए सफिशिएंट है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। और अब तो जो जितने भी डॉक्टर, जितनी बीमारियां हो रही हैं, ज्यादातर आज के समय में जितनी बीमारियां हो रही हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रही है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में अनाज में सब्जियों में जो पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं, अब वो पोषक तत्व हम लोग को मिल ही नहीं रहे हैं। अब पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब शरीर में नहीं मिल रहे हैं तो उनकी डेफिशिएंसी होगी। अब हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब डेफिशिएंसी हो रही है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में, तो मेजर इज डिक्लाइन इन इनटेक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी। हमारे बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहा है। अब अगर हम लोग केमिकल फॉर्म में ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट इतना हो रहा है, और हमारे सब्जियों में अनाज में ताकत उतनी ताकत ही नहीं रही क्योंकि इतना केमिकल फार्मिंग हो रहा है। लेकिन अब अगर हम लोग जो लार्ज स्केल, लोग तो लार्ज स्केल में किसानों के साथ इस पे खेती पे काम करा रहे हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन। यहाँ चाकुलिया गोपेश मिश्रा जी तो आज हैं, उनको पता है बहरागोड़ा चाकुलिया काफी जगह 300-350 एकड़ में, मतलब बहुत जगह हम लोग किसानों का अलग अलग क्लस्टर बना के प्राकृतिक खेती शुरू करा है। बहुत जगह हम लोग ने अमृत कृषि भी शुरू करा है। और अब तो खैर मतलब जैसे हम लोग को प्रोजेक्ट मिला है, जर्मनी की गवर्नमेंट से मिला है। जर्मनी की गवर्नमेंट ने हम लोग को अप्रोच किया कि आप लोग क्रॉप में न्यूट्रिशन हर चीज के, तो क्या झारखंड की मिट्टी आबो हवा है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्या अलग अलग जगह भी हो सकता है? हम बोले हाँ बिल्कुल, ये तो साइंस है, सब जगह काम करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप और भी जगह करके दिखाइए। तो हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, हम लोग ने न्यूट्रिशन टेस्टिंग वाला काम की अमृत कृषि या प्राकृतिक खेती से काम कराया, हम लोग ने मध्य प्रदेश में शुरू कराया, हम लोग ने कर्नाटक में शुरू कराया है, और झारखंड काम कर ही रहे हैं। तो ये जो हम लोग ने अपना पेपर पे, तो हम लोग अवार्ड मिला, और कैश अवार्ड भी मिला 1 लाख रुपए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लोगों को जो फर्स्ट प्राइज अवार्ड दिया गया 2 कारणों से दिया गया। पहला कारण तो ये कि आज तक सबको, उस वक्त हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही समझते थे, बहुत ज्यादा कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल पब्लिक ऑर्गेनिक डॉक्टर्स जो फॉरेन से भी डॉक्टर्स आए थे, ज्यूरी में थे, सबने इवैल्यूएट किया सारे पोस्टर्स को, सर सबको हम लोग को अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा आपको कारणों कि अगर ऑर्गेनिक तो उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड रेसिड्यू नहीं रहेगा, तो जहर तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन तत्व भी हाई केमिकल पहला था, उन्होंने B12 है हमारे शरीर में बनाने, खून भी बनाने में काम आता है। विटामिन B12 आज एनिमल ओरिजिन से मिलता है, पौधों से कहीं नहीं मिलता। जितने भी क्रॉप्स हैं सब B12 में, अनानास जब भी हम लोग अमृत सब पाया गया। तो डॉक्टर आज कि पौधों से कैसे आ रहा है, ये तो सिर्फ जानवरों से मिलता है। तो ये 2 कारण थे जिनके कारण हम लोग को, और उसके बाद से हुआ क्या, सब एक से बढ़ के एक है। वो भी चाहे सब्जी तो उनको वही मार्केट से खरीदना है, अनाज तो वही पेस्टिसाइड वाला बच्चों परिवार सबको खिला रहे हैं। जब ये 2018 में उनके सामने आया, तब एम्स नई दिल्ली के बहुत काम कर डॉक्टर सिद्धार्थ नाम भी इस पेपर में, वो उनके साथ ICMR में, वो एम्स नई दिल्ली से MBB, और अभी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में बहुत सारे प्रोजेक्ट, और इस काम कर रहे हैं। अभी जो अलग अलग गैजेट का प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें भी डॉक्टर साहब हम लोग के साथ हैं। मतलब पूरा एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन, लोग जब एग्रीकल्चर करते हैं तो हम लोग अनाज खा रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए,
से डॉक्टर को सबको एक साथ काम करना चाहिए। अब साइंस बिल्कुल अलग काम करता है और एग्रीकल्चर साइंस ही नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ डॉक्टर्स और एग्रीकल्चर एक साथ आके दोनों का ध्येय एक ही है, हम अनाज में कैसे सब्जियों में वापस आए, किस तरह से हम लोग एक उच्च पौष्टिकता जो का तो उसके बाद से 2018 डॉक्टर्स हम लोग के साथ जुड़ गए। अब उनके यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स के घर में जा रहा है, आ रहा है, बहुत सारी दालें जा रही है, गेहूं सारा का सारा चाकुलिया से मुंह में हम लोग आए हैं पे जा रहा है। बहुत से कि हम लोग किचन बेसिक्स जो हम दाहिने को आके बाएं घूम, कोई बोलेगा नहीं बीज भी ऑर्गेनिक में चलेगा, लोग जो मतलब ले में नहीं है वर्ड बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ जी, सर मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। हेलो। अच्छा, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है लगातार। ब्रेक हो रही है तो लॉग आउट करके लॉग इन से एक बार ट्राई। हाँ अच्छा, आप एक मिनट बाकी लोगों का। अच्छा ओके, स्मृति जी बाकी लोगों का आवाज क्लियर है क्या? करें, ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए ठीक है। भी कर सकते हैं तो ऐसा कर 3-4 दिन बाद और बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए ताकि उसी हिसाब से ओरिएंटेशन क्लियर रहे कि भैया क्या चीज हाइब्रिड बीज नहीं लेना है, हमको जो नर्सरी से आ रहा है वो नहीं लेना है, क्या चीज ढूंढना है, क्या कैसे लेआउट बनाए, कैसे वो अपने आप एक बार जब ओरिएंटेशन क्लियर होने लगा, क्लास था बेसिक वो ओरिएंट था कि बेसिक्स फंडामेंटल है कि आज हम लोग सब कर रहे हैं कि मतलब कचरे हम लोग डेयरी की बात हम लोग बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि नहीं हम लोग पूरे विश्व में सबसे जो क्या है मैं उस पर अभी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आज फिर जो पहला जो क्लास था वो एक ओरिएंटेशन क्लास है और तीसरा सेशन होगा तब हम लोग और डिटेल्स में इसमें चर्चा करेंगे क्योंकि एक नहीं है कि सब चीजों पे सारे विषयों पे बात कर सके है दोबारा आज कब के सब हेलो। सौरभ जी, हाँ जी जी सर, हाँ नमस्कार। तो आज का सेशन हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे मतलब कि मतलब अब संस्था भी चाहिए, मार्केट भी बहुत अच्छा करेंगे, टेक्निक क्या है अच्छा करें फर्स्ट बेसिक देते जाएंगे समझ में आता है तो हम लोग यही आगे ओके। हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? आ रही है? यस आवाज आ रही है।
ओके, तो धन्यवाद सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट्स आज रहे, बहुत सारे लोग आज कुछ टेक्निकल इश्यू कारण नहीं भी ज्वाइन कर पाए हैं। तो अभी ये जो हमने सेशन अभी शुरू किया है, न्यूट्रिशन बेस्ड ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग ना, तो बेसिक पर्पज इसके पीछे यही है कि हम लोग जो है किस प्रकार एक छोटे स्पेस में भी हम लोग एक न्यूट्रिशनल सस्टेनेबल फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो लोग उसको कमर्शियल वे में जाना चाहते हैं, फार्म लैंड पे बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, तो सेम मॉडल कैसे आप उसको स्केल अप करके और कमर्शियली आप वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ों को नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से ग्रो करके और उस पर एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम इस सेशन को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो इस सीरीज का होगा वो आपको क्या नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और भविष्य में ये सीरीज खत्म होने के बाद, लेक्चर सीरीज जो है कंप्लीट होने के बाद, सिद्धार्थ सर से किस प्रकार आप लोगों को जो है आगे गाइडेंस हैंड होल्डिंग मिल पाएगा, उसका मैं सिस्टम उनसे समझ लूंगा। काफी व्यस्त रहते हैं, समय कम होता है, तो हमको आप सबकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल के माध्यम से मुझे आप जो है मैसेज करेंगे, तो आप सबके प्रश्नों और क्वेरीज को हम कंपाइल करके उनका जवाब भी देंगे। और जब आप ऑन ग्राउंड जाएंगे इन चीज़ों को लेके, जब इसको इम्प्लीमेंट करने का आप शुरुआत करेंगे, तो उसका भी एक सिस्टम जो है हम सिद्धार्थ सर के साथ बैठ के बना लेंगे कि किस प्रकार से आपको फर्दर गाइडेंस मिल सकती है। अभी इमीडिएटली आज के सेशन से रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है तो आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप में से अगर किसी का भी प्रश्न है अभी। नरेश जी पूछना चाह रहे हैं शायद। जी जी, नरेश पालीवाल जी। सर मेरा एक तो आपने कहा सर व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ आपसे। ओके, तो मैं अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं जो है आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, और जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है शेयर किया चैट बॉक्स में, आप लोग नोट कर लें, राइट? जी सर, जी सर। जी भानु जी, जी भानु जी पूछिए। जी भानु जी, कुछ प्रश्न है आपका? सिद्धार्थ सर से तो पूछ सकते हैं आज के सेशन। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ब्रेक हो रही। जी जी जी, हेलो, जी 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 भानु जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है जी। हाँ, कि आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आगे जो के बारे में जानकारी देने की आप लोग जो बताएंगे तो पहचान। जी जी भानु जी, मतलब जो नेक्स्ट सेशन होंगे, जब हम ये प्रैक्टिकल चीजें सारी चीजें सीखेंगे अमृत कृषि की, और जो ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग है न्यूट्रिशन बेस्ड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट सेशन कब होगा वो मैं सिद्धार्थ सर से बातचीत करके फाइनल करके आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? कंटिन्यूएशन में चलेगा सेशन ये, अभी एक के बाद एक। और किसी का कोई प्रश्न है सिद्धार्थ सर से आज के सेशन से संबंधित तो पूछ सकते हैं। सर जी ऋषि जी। सर इतनी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इसको हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कैसे करें? जैसे मैं भी अपने छत पे एक रूफटॉप गार्डनिंग करता हूँ और प्योरली ऑर्गेनिक वे में ही कर रहा हूँ उसमें। नेचुरल फार्मिंग जरा पत्रक है, मैं सौरभ जी को दे दूंगा। तो मतलब सिंपल 1 किलो गोबर
ग्राम गुड़ और 10 लीटर पानी मिक्स करके बना लेना। 3 दिन में आपका शेड में अमृत जल को अगर आप निरंतर अपने गमलों में सब जगह यूज करेंगे देने लगेगा। 3 दिन में आपका अमृत जल बन के तैयार हो जाता है। सकते हैं जैसे मान लो 10 टमाटर का पौधा लगाया हुआ है तो 5 में आप अमृत जल डालिए, 5 में नहीं डालिए। आपको 15 से 20 दिन के अंदर दोनों पौधे में अपने आप अंतर दिखाई देने लगेगा। गूगल में आप सब टाइप करेंगे अमृत जल बनाने की विधि तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब बहुत जगह अपभ्रंश भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना अपना मॉडिफाई भी करने लगते हैं। जो हम लोग जिस तरीके इनको सौरभ जी वो आप लोग के साथ जी ऋषि जी, ये सारी चीजें शेयर होंगी आप लोग अलग से भी, और सेशन भी अभी होंगे सर के कंटिन्यूएशन में, तो उसमें भी सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है सर से? प्रकाश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ने सर प्रोग्राम आप कंपनी उनको हम हो रहा है जैसे 20 साल वो पूरी केमिकल से बहुत ही खराब हो गई और उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत ही कम कम हो रही है। तो इसके लिए कुछ होगा सर, तो इसके बारे में ऐसे इनके बारे में पूछना था। आवाज हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे मैंने बताया ठीक है कि जो वो स्टार्ट देसी गाय नहीं है किसान के पास, देसी गाय सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मतलब एक गोबर और कर सकता। अब अभी तो आपको लग रहा है हम बोलने गाय किसान अब गाय रखना छोड़ दे रहा है, सब हो रहा, अब कैसे होगा? संभव नहीं है। अब जब आप आगे होगा तब आप समझेंगे। बिना देसी गाय या बिना देसी खेती अगर कर से देसी गाय हटा दी, अपने खेत से देसी गाय हटा दी, अपने उसी दिन से उसकी दुर्गति शुरू हुई, उसी दिन से उसका दुर्भाग्य आया, उसी दिन से उसका दुर्भिक्ष आया। तो जब तक देसी गाय अपने पास नहीं आएगी तब तक मतलब अभी भी मैं मतलब देसी गाय का क्या महत्व अभी तक तो मैंने भी आपको बताया ही नहीं, लेकिन जब आप आगे के सेशन में पता चलेगा तब आपको समझ में आएगा कि मतलब देसी गाय के गौमूत्र में पेटेंट है, देसी गाय के गोबर पे पेटेंट है, ऑफिस से चाइना पेटेंट आपको पता साल हो गया, मैं 13 साल से रोज सवेरे उठ के गौमूत्र में पीता हूँ। 13 साल मुझे हो गया, मैं 13 साल से रोज सवेरे उठ के मैं देसी गाय का गौमूत्र अगर हमें खेती के बारे में अगर कुछ सुधारना करनी है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करते करते प्राकृतिक फार्मिंग भी करना पड़ेगी। वही सर, मैं भी सर गोरक्षण से जुड़ा हूँ। महाराष्ट्र में एक गोरक्षण है हमारा मंगरुलपीर, यहाँ का जो की दवाइयाँ बन में गोमूत्र से बिल्कुल बिल्कुल गोमूत्र अर्क से 108 प्रकार की दवाई बनती है। मैं जाके आया हूँ, मिल के आए वहां से, जो मैं कोई बात बता
पड़ेंगे, जबकि साल भी करने के लिए हमें हमारे जो जानवर हमारे सबको हमारे पास बहुत करेंगे क्या सर महाराष्ट्र कृषि में एक दो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके बारे में पता कर ले रहा हूँ। लेकिन हाँ देखिए, अब देवला पार्क में जाएंगे तो गौ विज्ञान भी गौ उत्पादित बनाने का काफी ट्रेनिंग प्रशिक्षण रहेंगे प्राकृतिक खेती का एक प्रारूप है भी आती है, कृषि आती है, प्रकार की पद्धतियां हैं जो अलग अलग अपना अपना सिस्टम मॉडिफाई सबके देसी गाय है। देसी गाय के गोबर गौमूत्र से ही प्राकृतिक खेती होती है, इसलिए वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और लोग हैं जिनके बारे में हम लोग और अभी आगे ताकि आप अपने आसपास के क्षेत्रों से एक हमारा ग्रुप है सर यहाँ पे 250। हमें ऐसी कुछ जानकारी मिलती है तो हम अवश्य जुड़ जाएंगे सर। क्या है क्षेत्र में करेंगे अभी हम लोग इस पे, ठीक है। थैंक यू। ठीक ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? किसी और का कोई प्रश्न है क्या? जी, तो ठीक है, हम ये सेशन आज का यहीं कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट सेशन की जानकारी आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगी। और जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में नहीं है, मैं दोबारा अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे शेयर कर देंगे, आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने बिजी शेड्यूल में से ये समय आपने निकाला है। और होपफुल है कि ये जो आपने जो अभी मिशन हाथ में लिया है, वो ये सब जो विलेजिंग सीओ जिनको बोलते हैं एग्रीप्रेन्योर्स, जो फ्यूचर है, इनके माध्यम से आगे बढ़ेगा। और आप सभी के लिए एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। और अगले वर्कशॉप का आपको शीघ्र ही जानकारी मिलेगी, नेक्स्ट वर्कशॉप की। तो ठीक है सिद्धार्थ सर, हम कंक्लूड करें इसको अभी सेशन को। नमस्कार, धन्यवाद आपका। ओके धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।